हेलो स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस वीडियो सीरीज में सेकंड ग्रेड के विज्ञान के सिलेबस में से केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे सिलेबस का जो पहली यूनिट है उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अध्ययन करेंगे जिसका नाम है क्वांटम नंबर, जिसमें से हर साल एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहला टॉपिक क्वांटम नंबर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है कि क्वांटम संख्या होती क्या है, जिसको हम इंग्लिश में क्वांटम नंबर कहते हैं। देखिए, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रकृति एवं ऊर्जा का पता लगाने के लिए जिन नियतांकों की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। यह 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना वाले चैप्टर में से ये टॉपिक लिया गया है। इस टॉपिक में सबसे पहले परमाणु की अलग अलग वैज्ञानिकों ने संरचना दी। जैसे आप पढ़ चुके हो अपनी छोटी क्लासों में कि सबसे पहले परमाणु के डाल्टन ने, थॉमसन ने अलग अलग प्रयोग किए, रदरफोर्ड ने प्रयोग किए। उसके बाद में जो हमारे पास में अलग से कॉन्सेप्ट आता है वो बताता है कि परमाणु की स्थिति, परमाणु का मॉडल क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, प्रोटॉन की स्थिति क्या है, कक्ष क्या है, कक्षक क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? क्वांटम संख्या। तो हमें प्रॉपर पोजीशन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं तथा उसकी ऊर्जा का पता बताता है कि हमें उसमें कौन कौन सी ऊर्जा अप्लाई होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दिख रहा है आपको ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और थर्ड होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये 4 क्वांटम संख्या है। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, द्विगुणित को हम किससे करते हैं? L से प्रदर्शित करते हैं, और इसको मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को स्मॉल n से, और स्पिन क्वांटम संख्या को S से। तो हमें इनका सबसे पहले प्रदर्शन पता होना चाहिए। तो हम एक एक क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। n क्या बताता है हमें? कक्ष के बारे में, कोश के बारे में तथा ऊर्जा स्तर के बारे में। ठीक है, जैसे हमने पढ़ चुके हैं इससे पहले हमारे पास क्वांटम मॉडल्स के अंदर कि परमाणु की संरचना में कि कोई भी परमाणु होता है उसके मध्य में क्या होता है? एक हमारे पास में उसका नाभिक होता है। नाभिक की चारों तरफ क्या होती है? कक्षा। क्या होती है? कक्षा, या जिसको हम कोश बोलते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है? इनकी कक्षाओं के बारे में, यानी ये क्या है? n बराबर 1, ये n बराबर 2, n बराबर कितने होंगे? 3। तो ये हमें क्या बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है? कोशों के बारे में कि ये हमारे पास कोश है, यानी n बराबर 1 होता है तो पहले कोश का नाम k होता है, दूसरे बराबर 2 होता है तो l होता है, इसका मान m होता है। उसके बाद की कक्षा है हमारे पास में n होता है, यानी n इसकी वैल्यू 4 होती है। n की वैल्यू अगर 4 होगी तो कैपिटल N इसका कोश का नाम होगा। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटम संख्या बताती है? प्रथम क्वांटम संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए, अब आगे बात करते हैं तो क्या क्या बताते हैं आपको। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले परमाणु के आकार के बारे में बताते हैं। परमाणु को आकार का मतलब क्या है? किसकी? त्रिज्या के बारे में, यानी त्रिज्या का सूत्र आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सीधा साधा पूछ लिया जाता है कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। तो इसका सूत्र आपको याद रखना है। स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है 0.529 गुणा n स्क्वायर बटा z। n बराबर क्या है हमारे पास में? n का मतलब है हमारे पास में ऊर्जा स्तर, यानी हमारे कोशों की संख्या। ठीक है, कोशों की संख्या जैसे पहले कोश में है, जैसे पहले कोश में कोई इलेक्ट्रॉन है तो n का मान हम क्या रख देंगे इसमें?
1 रख देंगे। जेड क्या है हमारे पास, जेड का मतलब हमारे पास में उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्लियर है। तो ये हमारे पास में परमाणु क्रमांक हो गया है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल हमने ले लिया कि कोई भी मान लीजिए He+2 की परमाणु त्रिज्या ज्ञात कर, तो R बराबर हमारे पास सूत्र 0.529, ठीक है, 0.529 n²/z, ठीक है, n², ठीक है, He+ कर देते हैं अपन, He n²/z, तो 0.529 n का मतलब हमारे पास में कौन से कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। He का मतलब क्या होता है, He हमारे पास 2 नंबर पे होता है, तो He में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 होते हैं, लेकिन He में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में होता है हमारे पास में, सबसे पहले कक्ष में। n का मान कितना हो गया, 1, और z कितना है इसके अंदर, z का मतलब है H का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 2। तो इस तरह से पूछ सकता है, इसको आप सॉल्व करेंगे 0.529/2, ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे वो इसका आंसर आ जाएगा, वो किस में आएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। तो इस तरह से आपको n और z का मान रखना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले ये कौन बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या, किसके बारे में, त्रिज्या के बारे में। ऐसे हमें 1-2 सूत्र और याद रखने हैं कि एक हमारे इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किस वेग से इसमें गति करते हैं, तो उसके लिए उसका वेग निकालने का सूत्र भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए वैल्यू, इसका फॉर्मूला, तो V = 2.18 × 10⁸ गुणा Z/n, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड के अंदर ये इसकी यूनिट दे रखी है। उसके बाद में इनकी ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में, तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक और ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है E बराबर -13.6 गुणा Z²/n², EV/एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो ये 3 सूत्र है आपके पास में, तो तीनों आपको डायरेक्ट याद रख लेने हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या पता लग गया, परमाणु मॉडल के अंदर जो त्रिज्या दी थी उसके इलेक्ट्रॉनों का वेग और इनकी ऊर्जा क्या होती है। तो हमारे पास 3 सूत्र हो गए। 3 सूत्र क्या हो गए, पहले त्रिज्या का, फिर हमारे पास वेग का, फिर हमारे पास किसका, ऊर्जा का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमने बताया, जैसे अभी पढ़ा कि अगर n का मान अगर कितना हो, 1 हो, तो इससे संबंधित कक्ष कौन सा होगा, k। n का मान 2 हो तो उसका संबंधित कक्ष l, n का मान 3 है, इससे संबंधित कक्ष m, n का मान 4 है, इससे संबंधित कक्ष n, n का मान 5 है, तो इससे संबंधित कक्ष कौन सा होगा, o। तो इस तरह से हम स्थिर के इनका कक्ष के मान के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास में कोश है, ये कई बार फॉर्मूले पूछ लिया जाता है कि इसका, कि जो हमारे कोश होता है, कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है। तो आपको क्या याद रखना है, 2n²। अब देखिए कैसे, जैसे हमारे k बराबर 1, k यानी पहले कोश के लिए n की जगह हमने मान कितना रखा, 1 रखा, कितना रखा, 1 रखा, तो 2 को इसको मैं वैल्यू से रखा तो कितना आ जाएगा, 2, यानी k के अंदर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा कोश कौन सा है, l का मान कितना है, 2, तो 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हमारे पास में, 8, इसके मान 3 है तो 18 फिर 32, ठीक है। तो ये हमारा इस कॉन्सेप्ट से जान सकते हैं कि हमारे पास पहला जो कोश होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अगले वाले में कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगले वाले में कितना हो गया, 8 2 8, फिर उसके बाद में क्या होता है, 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में रह सकते हैं। तो आपको इस तरह से ये याद रखना है। सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, सूत्रों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से। कोई भी कोश, कक्ष, उपकोश के बारे में आपको बता दी जाएगी जानकारी, और वो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बारे में उसका आंसर निकालना होगा। तो हमारे पास ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। अब हम दूसरी क्वांटम संख्या की बात करते हैं, जिसका नाम है द्विघंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या। हमने जैसे बताया था कि इसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है, एल से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए वो हमें क्या बता रहा था, मुख्य क्वांटम संख्या कोश के बारे में क्या बता रहा था, कोश के बारे में। तो द्विगुणित संख्या किसके बारे में बता रहा है, उपकोश के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना है, उपकोश के बारे में या उपकक्षक के बारे में। अब देखिए एल का मान क्या होता है, 0 से n-1 तक होता है। एल का मान हमेशा n से छोटा होता है, कई बातें ध्यान रखनी। देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो एल का जो मान है हमारे पास में, एल का मान कितना होगा, 0 से हो जाएगा n-1। ठीक है, 0 से n-1। अब देखिए 0 से n-1 का मतलब क्या हो गया कि 0 से n का यानी l अगर आपके पास में जैसे n बराबर 1 है, ठीक है, तो l का मान कितना हो जाएगा, इससे कम होगा यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर l का मान कितना होगा, 2 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 से कम n-1 यानी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। n का मान 3 है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, इनके बराबर नहीं है। n की वैल्यू 4 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यही हमने इसमें बता रखा है कि देखिए पहला कोश है के में कोश की संख्या, इसका नंबर 1 होता है। l का मान हमने बोला 0 हो सकता है, ऐसे l के अंदर 0 1, इसके अंदर 0 1 2 0 1 2 3। ठीक है, तो अब l का मान देखिए नाम कैसा दे दिया मैंने, l का मान अगर 0 होता है, ध्यान देना, अगर l का मान 0 होता है तो उससे रिलेटेड उपकोश क्या होता है, s होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि l बराबर अगर क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ l बराबर 0 होता है, l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, l बराबर 3, जो भी लिख रहे हैं, l बराबर 0 के लिए उपकोश का मान होता है s। इससे रिलेटेड ये p और ये d और ये f। देखिए इसमें बता रखा है यहाँ पे 1s। ठीक है, पहले जो लिखा जाता है नंबर होता है 1s, तो 1 क्या है हमारे पास में, कोश की संख्या, s क्या है इसका उपकोश। अब इसके अंदर 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो 0 के लिए तो 2s हो गया और 1 के लिए कितना हो गया, p हो गया, तो 2p हो गया। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है, 3s 3p 3d। इसके बाद 4s 4p 4d 4f। ठीक है, समझ में आया, यानी n का मान हमेशा, l का मान हमेशा n से 1 कम ही होगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास में द्विगुणित क्वांटम संख्या थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब इसके अंदर देखिए वापस समझ लीजिए कि l का मान अगर 0 आया तो हमारे पास कौन सा कक्ष हो गया, s, और n की वैल्यू इससे पहले वाला ये लगा दिया। उसके बाद n का मान कितना है, 2, उससे रिलेटेड 0 हो गया और ये, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, 2, और 0 किसके लिए होता है, s के लिए। उसके बाद में दूसरा क्या बना, 2, और p के लिए क्या होता है, 1 होता है, तो 1p रख दिया अपने मान। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये तो क्या हो गया, 3, 0 के लिए s, फिर कॉमा लगाया, फिर 3, 1 के लिए क्या होता है, p के लिए होता है, और फिर 3, फिर कॉमा, फिर उसके लिए d के लिए। तो हमारे पास 3 बन गए। क्लियर है, तो ये हमारे पास द्विगुणित क्वांटम संख्या हो गई। तीसरी क्वांटम संख्या है हमारे पास में चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या है हमारे पास में, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता कोई टॉपिक तो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं कि हमको ये टॉपिक समझ में नहीं है, हम इसको फिर अगली वीडियो में उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। यह कक्षकों की आकृति एवं उनके अभिविन्यास के बारे में बताती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके बारे में बताती है, कक्षकों के बारे में, कक्षकों की आकृति एवं उनके अभिविन्यास के बारे में बताती है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, कक्षकों की आकृति एवं उनके अभिविन्यास के बारे में बताती है। पहली क्वांटम संख्या कौन सी थी, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताई थी, कोश के बारे में। दूसरी क्वांटम संख्या द्विगुणित क्वांटम संख्या, जो हमें किसके बारे में बताई थी, उपकोश के बारे में। तीसरी क्वांटम संख्या कौन सी है हमारे पास में, तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो हमें कक्षकों के बारे में बता रही है, उनकी आकृति के बारे में, उनके अभिविन्यास के बारे में, कि वो किस तरह से स्थित है, वो किस प्रकार से रखा जाता है। और ध्यान रखना ये कक्षकों के बारे में बताई, तो ध्यान रखना जो कक्षक होते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है।
सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक होती है। यानी सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना पूछी जाती है तो किस में ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी m के अंदर, यानी कि इसको बोल सकते हैं कक्षक के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब m के मान अगर आपको निकालने हैं तो क्या होता है 2l+1, 2l+1 क्लियर है। और m के मान -l से कितने होते हैं? +l तक के होते हैं। अब हम समझते हैं ये क्या होता है कि देखिए m के मान कैसे निकाले जाते हैं। m के मान निकालने के लिए हमने बोला कि एक सूत्र होता है 2l+1, ठीक है 2l+1। अगर हम यहाँ पे रखते हैं l की वैल्यू 0, ठीक है, l की वैल्यू 0 यानी किसके लिए होता है ये? s कक्षक के लिए, s उपकक्षक के लिए। तो हमने यहाँ रखा 2 × 0+1, ठीक है। तो 2 को 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा और टोटल कितना रह गया? 1, ठीक है। तो m के मान l पहले के लिए क्या हो गया? 1। l का मान अगर कितना होता है? 1 होता है, यानी p होता है। तो 2 × 1+1 कितना हो गया? 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। d के लिए कितना होता है? l बराबर 2। तो यहाँ पे अपन 2 का मान रखिए और 1 रखिए, 4 और 1 5। f बराबर l बराबर कितना होगा? 3 होगा। तो 2 × 3 + 1, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास? 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि s में एक उपकक्षक होता है, p में 3 कक्षक होते हैं, d में 5 कक्षक होते हैं और f में 7 कक्षक होते हैं, जो आपने बनाए भी होंगे। जैसे एक कक्षक s के लिए, p के लिए कितने कक्षक है हमारे पास में? 3। d के लिए हमारे पास कितने हो गए? 5। f के लिए 1 2 3 4, ये 5 6 और ये 7, ठीक है। तो हमारे पास में अलग अलग कक्षक हो गए। ध्यान रखना आपको, s में कितने कक्षक होते हैं? 1, p में कितने होते हैं? 3, d में 5 और f में 7। बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आपने 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास ये कौन सी क्वांटम संख्या थी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। अभी एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, आपने पढ़ा s p d f, ये आप जानते हैं कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे इसमें आपने पता लग गया इसके कक्षक कितने होते हैं? 1 होते हैं, इसके 3 होते हैं, इसके हमारे पास कितने होते हैं? 5 होते हैं, इसके 7 होते हैं। ये तो हमको पता है, लेकिन हमने इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे पता करें कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके लिए एक सूत्र लगता है 2l+1, ठीक है। तो आपको सूत्र याद रखना है, वैसे भी आपको पता होगा। इसमें अगर अपन l की मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 3 दूनी 6, चलिए 0, यहाँ पर हम 0 रखेंगे। ये 0 यानी s में 2 एकम 2, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास में? 2। p में कितने आते हैं? इसी फॉर्मूले रखेंगे तो 6 आते हैं। d में कितने आते हैं? 10। f में कितने आते हैं? 14, ठीक है। 10 डबल हमारे पास में पाए जाते हैं। तो ये सारे हमने किससे सूत्र से निकाले? 2l+, कई बार डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया जाता है कि उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्वांटम संख्या हो गई है, जिसको हमने इसके अंदर समझा रखा है। यहाँ पे देखिए k का मान 1 होता है तो इसके रेटेड 0 होता है, इसका 2 होता है तो इसका 3 होता है। यहाँ पे m तीसरे के लिए 5 होता है और ये 4 होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये बताया, इनका मान -l से +l होता है। -l से क्या होगा? +l। -l का मतलब होता है कि देखिए जैसे s की बात करते हैं, s में 0 होता है तो कुछ माइनस प्लस की वैल्यू की पता नहीं इसमें। तो p के लिए हमारे पास p का l का मान कितना होता है? 1 होता है। तो -1 0 और +1, तो ये 3 तरह के कक्षक बनते हैं इसके अंदर। जैसे हमने बताया p में 3 कक्षक होते हैं। d की बात करें तो 2 होता है, तो -2 होता है, -1 हो गया, 0 हो गया है, फिर +1 +2। तो हमारे पास टोटल कितने कक्षक बनते हैं? 5। ये हमने पढ़ा कि d में कितने कक्षक बनते हैं। और f के अंदर f के मान 3 होता है,
तो हमारे पास में कितने होगी -3 टू +3, ठीक है, -3 -2 -1 0 +1 +2 और एंड +3, ठीक है। तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास किसके मान हैं, m के मान है -l से +l के, ठीक है। अब हमारे पास में चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने भरते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ-बॉ के रूल के अनुसार भरते हैं। क्या नियम होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान चक्रण के भरे जाते हैं। कैसे भरे जाएंगे, समान चक्रण के, यानी एक की दिशा में। तो इसका मान कितना हो गया, जो पहले सीधी दिशा में भरे जा रहे हैं यानी क्लॉकवाइज भरे जा रहे हैं, उसका मान होता है +½ अगर अपने पास दूसरे हम चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसका उल्टा भरेंगे, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज वाम दक्षिणावर्त हो गया और एक वामावर्त हो गया। तो जो सीधे भरे जाते हैं उसका नाम +½ होता है, जो उल्टे भरे जाते हैं उनका होता है -½ तो एक सिंपल सी क्वांटम नंबर है। अब उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और ये महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करते हैं। देखिए सूत्र में सबसे पहले हमने बोला कक्ष में उपकक्ष की कुल संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है कक्ष में उपकक्ष की कुल संख्या कितनी होती है, यानी हमारे पास जो KLMN है उसमें उपकक्ष की संख्या कितनी होती है, वो कितनी होती है n के बराबर, यानी उस कक्ष के बराबर ही होती है। जैसे m कक्ष में उपकक्ष की संख्या कितनी होगी, m यानी हम जानते हो कौन सा कक्षक होता है, पहला k होता है, दूसरा l होता है, तीसरा m होता है। तो m बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। m बराबर कितना हो गया, 3 हो गया है, ठीक है। अब देखिए तो कितने हो गए, हम जानते हैं कि l का मान कितना होता है -n होता है। तो m बराबर अगर 3 है तो n बराबर 3 हो गया, तो l का मान कितना होगा, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, ठीक है। 3 के बराबर नहीं आएगा, l का मान हमेशा इससे कम होगा। हम पढ़ भी चुके 0 1 और 2, और ये पढ़ा भी था कि 0 के लिए 3s हो जाएगा, 1 के लिए 3p हो जाएगा, 2 के लिए 3d हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी हमने करा भी था, उपकक्ष में कक्षक की कुल संख्या, उपकक्ष में कक्षक के कुल संख्या, यानी जो SPDF है उसमें कितने कितने कक्षक पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था S के अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं, 1, P में 3, D में 5, F में 7। उसके बाद है कक्ष में कक्षक की कुल संख्या, कक्ष में कक्षक की कुल संख्या, इसका सूत्र है n², ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, RPSC में क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से। कक्ष में कक्षक की कुल संख्या n², ठीक है। इसी के लिए अप्लाई करते हैं अपन, m कक्ष में कुल कितने कक्षक होंगे, ठीक है। m कक्ष में कितने कक्षक होंगे, m का मान हमें पड़ा है कि m का मान कितना होता है, 3 होता है। तो इस सूत्र में लगा लो, 3 का स्क्वायर कर लो, टोटल कितने होंगे, 9 हो गए। अभी हमने निकाला इसमें उपकक्षक कितने होते हैं, एक तो होता है 3s, एक होता है 3p और एक होता है 3d। हमको पता है 3s में कितने कक्षक होते हैं, 1। देखिए 3s में कितने कक्षक होते हैं, 1। p में कितने होते हैं, 3। d में कितने होते हैं, 5। तो इन सबका टोटल करेंगे, यानी 1 + 3 + 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। तो या तो हम ऐसे निकाले या फिर हम इस सूत्र में रख दे डायरेक्ट, तो ये ठीक है। तो हमको दोनों तरह से पता होना चाहिए। अगर पूछ ले कितने होते हैं, 9 होते हैं तो ठीक है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से होते हैं, तो हमको 3s 3p और 3p 3d, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये कक्षक होते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये कुछ हमारे पास में क्वांटम संख्या से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र वगैरह थे। अब 1-2 प्रश्न की हम चर्चा करते हैं कि पहले कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, एल्यूमिनियम के 12वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम के 12वें इलेक्ट्रॉन की, आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए। एल्यूमिनियम आपको पता है कितने नंबर पर होता है, 13 नंबर पे। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 10 हो गए, 3s2 और 3p1। ये तो कौन सा हो गया, 13वां इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमसे पूछा है 12वां इलेक्ट्रॉन, यानी 12वां इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं। 12वें में 11वां तो ऐसा भरा गया होगा और 12वां इसके अपोजिट भरा हो गया। तो हम इस वाले के लिए हमें चारों क्वांटम संख्या निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n को निकालते हैं हम। स्मॉल n यानी जो नंबर इसके पहले लिखा हुआ था वो उसका स्मॉल n होता है, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरा द्विवंशी क्वांटम संख्या l के लिए क्वांटम संख्या s की वैल्यू कितनी होती है, अभी पढ़ा हमने, 0 होती है।
होती है, पढ़ी है ना। उसके अलावा एम का मान देखेंगे हम, एम का मान कितना होता है, एम का मान क्या होता है मैंने पढ़ा था -L2 + L, ठीक है। अभी 0 होता है एल का मान, तो इसके लिए भी एल का मान कितना हो गया, 0 ही हो गया, ठीक है। पढ़ा था ना एस के लिए 0 ही होता है। उसके बाद एस यानी चक्रण क्वांटम संख्या, देखिए ये कैसे भरा जा रहा है, उल्टे के लिए -½ ठीक है। सीधा भरा होता तो हमारे पास में कैसे हो जाता, +½ अब देखिए ऑप्शन किस में, इसमें 3 है, 0 है, m = 0 है, तो पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी ऑप्शन को आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी आरपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है 2013 के एग्जाम में। मुख्य क्वांटम संख्या n = 4 से संबंधित कुल कितने कक्षों की संख्या होगी। अभी पढ़ा था अपने मुख्य क्वांटम संख्या n = 4, n बराबर यानी कक्ष में संबंधित कुल कक्ष में कक्षों का सूत्र क्या होता है, n², तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो सीधा सा आंसर ये आ गया हमारे पास। तो टोटल कितने जाएंगे 16। उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, अभी हमने पढ़ा था चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताती है, बताइए। चुंबकीय क्वांटम संख्या तीसरी वाली क्वांटम संख्या हमने पढ़ा था कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए, ठीक है। तो आपको इनको बार बार वीडियो देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में जाके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम एक कोई नया टॉपिक लेके आएंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट को हम अधिक से अधिक मजबूत कर सकें, ठीक है। तो अगर आपको इसको वीडियो पसंद आया है, आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को, इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करिए ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो बना सके और आप तक इसकी सुविधाएं पहुंचा सके और आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।